नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। देखते हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप लोग लास्ट तक रहें और बेहतरीन प्रश्नों का लाभ उठाएं। वीडियो को लाइक करें और समस्त ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो देखते हैं पहला प्रश्न, विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस? 2 फरवरी को। ठीक है, और विश्व आर्द्रभूमि दिवस है जो इसका जो आयोजन किया जाता है लोगों और हमारे जो पृथ्वी है इसके लिए आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु किया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरा होने पर मनाया गया था। और इस बार की थीम जरूर याद कर लें, इम्पोर्टेंट है। इस बार की जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है उसकी थीम क्या थी? आर्द्रभूमि और जैव विविधता, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। तो थीम को याद करें, 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, और इस बार की थीम थी आर्द्रभूमि और जैव विविधता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, 2 फरवरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड का वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में ए.के. झा के सेवानिवृत्त होने के बाद किसे कोल इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है? किसको बनाया गया है? प्रमोद अग्रवाल को। तो प्रमोद अग्रवाल अभी कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इससे पहले कौन थे? ए.के. झा थे। तो प्रमोद अग्रवाल हो जाएंगे। 28 में अध्यक्ष बने हैं इसके, कोल इंडिया के। कौन से में? 28 में अध्यक्ष बने हैं, और भी मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में वह शहरी विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव भी रह चुके हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमोद अग्रवाल, और इससे पहले ए.के. झा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए संतुष्ट नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया। किस नाम से? संतुष्ट नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवाओं के साथ साथ कर्मचारी राज्यगत बीमा निगम योजनाओं की सेवाओं की निगरानी भी इसी पोर्टल से की जाएगी। किस पोर्टल से? संतुष्ट पोर्टल से। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत और बांग्लादेश के मध्य हाल ही में फरवरी 2020 से किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास, वार्षिक है, हर साल आयोजित किया जाता है। संप्रीति का 9वां संस्करण। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? याद कर लें, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या है? संप्रीति, जिसका 9वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया। कहाँ पर? मेघालय के उमरोई में। तो इस बार का कहाँ पर आयोजित हुआ? मेघालय के उमरोई में। याद रखें, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? संप्रीति, जिसका 9वां संस्करण होगा। और कहाँ पर होगा? मेघालय के उमरोई में होगा। जैसा कि मैंने जिक्र किया, यह अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने में सहायक युद्धाभ्यास है। और यह सैन्य अभ्यास एक साल बांग्लादेश में तथा दूसरे साल भारत में होता है। इस प्रकार यह बारी बारी से होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा की सहायक नदियों के ऊपरी बहाव क्षेत्रों में स्थित 11 जल विद्युत परियोजनाओं में से कितनी जल विद्युत परियोजनाएं पारिस्थितिकी प्रवाह संबंधी मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं? कितनी परियोजनाएं? तो केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 वर्ष पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों में जल की प्रवाह की मात्रा निर्धारित करने के 1 वर्ष बाद भी ये जल विद्युत परियोजनाएं मानदंडों को पूरा करने में असफल हैं। तो ये कितनी परियोजनाएं हैं फ्रेंड्स? 4। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा विज्ञान कार्यक्रम के दूसरे सत्र का आरंभ किया?
तो फ्रेंड्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र के आयोजन की घोषणा की, लेकिन फ्रेंड्स अभी हो नहीं पाया है। होना ही था, कब होना था? 11 मई से लेकर 22 मई 2020 के बीच इसको आयोजित होना था युविका को, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसकी हाल ही में टाल दिया गया है और आगे जल्द ही इसकी नई तारीख की घोषणा की जाएगी। ठीक है, तो इसरो ने इस कार्यक्रम को 2019 में लॉन्च किया था। लॉन्च कब किया था इसे? 2019 में, और 2020 में 11 मई से 22 मई को इसका दूसरे संस्करण की शुरुआत होनी थी। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? किसके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है? किसने इसकी शुरुआत की? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक किस देश में सर्वाधिक अरबपति हैं? एक अच्छा प्रश्न है। इसमें टॉप पर कौन है? भारत की तरफ से टॉप पर कौन है? काफ़ी सारे प्रश्न हैं। तो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। ठीक है, $, के अनुसार इसमें अरबपतियों की सूची जारी की गई है। और हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट है, इसके 9वें संस्करण में 71 देशों और 2182 कंपनियों के 2816 अरबपतियों को स्थान दिया गया है। टोटल 2816 अरबपति। अगर देशों के मामले में बात की जाए फ्रेंड्स, जो कि प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है, तो चीन में सबसे ज़्यादा 799 अरबपति हैं और वह पूरे विश्व में टॉप पर है। चीन में सबसे ज़्यादा 799 अरबपति, जबकि अमेरिका में 626 अरबपति हैं, वह दूसरे स्थान पर है। अगर व्यक्तियों में देखें तो जेफ बेजोस $140 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और चीन का बीजिंग शहर है 5वीं बार 110 अरबपतियों के साथ दुनिया के अरबपतियों की राजधानी। आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे अधिक अरबपति किस शहर में हैं, तो चीन के बीजिंग शहर में 110 अरबपति, जो कि दुनिया के किसी भी शहर में सबसे ज़्यादा है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सूची में टॉप पर कौन है, जो कि मैंने बताया है, जेफ बेजोस हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? हाल ही में भूटान सरकार ने सतत विकास टैक्स विधेयक को पारित किया है, जिसके तहत भूटान के पड़ोसी देशों से आने वाले पर्यटकों को देश में आने पर सतत विकास टैक्स चुकाना होगा। यह टैक्स बाकी देशों से आने वाले पर्यटकों से पहले ही वसूला जाता है, लेकिन भारत, बांग्लादेश और मालदीव को इससे छूट दी जाती थी, जो कि अब भूटान जाने वाले भारतीयों को छूट नहीं दी जाएगी। प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 1200 रुपये का टैक्स देना होगा। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भूटान। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस संस्थान के लिए HS कोड जारी किया है? तो केंद्र सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVI को HS कोड जारी किया है। केंद्र सरकार का यह कदम खादी निर्यात के क्षेत्र में एक नया अध्याय खोल सकता है। इससे पहले भारत के खादी उद्योग के पास अपना खुद का HS कोड नहीं था। HS कोड कितने अंकों का होता है? HS कोड 6 अंकों का एक नंबर होता है, जो किसी वस्तु को एक देश से दूसरे देश में निर्यात में जाने में पहचान देता है। इसे वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो ये इस तरह से इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए नया टीका विकसित किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने क्लासिकल स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने हेतु एक नया टीका विकसित किया है। पहले यह टीका इंग्लैंड से मंगाया जाता था, जो कि खरगोश की स्प्लीन से बनाया जाता था। भारत में बने टीके से खरगोश के जीवन की रक्षा भी हो सकेगी तथा यह अधिक प्रभावशाली भी माना जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।